नमस्कार साथियों, स्वागत और अभिनंदन आप सभी का विजय सिंह स्टडी ग्रुप चैनल में। मैं विजय सिंह और फ्रेंड्स हम चर्चा कर रहे थे भारतीय राज्य व्यवस्था इंडियन पॉलिटी में इमरजेंसी प्रोविजंस की लेसन हम डिस्कस कर रहे हैं, लेसन नंबर 16, जिसमें कि नेशनल इमरजेंसी यानी राष्ट्रीय आपातकाल आर्टिकल 352 के बारे में हम डिटेल से चर्चा कर चुके थे। क्लियर? आपातकाल क्यों लगाया जाता है, कैसे लगता है, प्रोसेस भी हमने जानी, साथ ही आपातकाल हमें हटाना है। आपातकाल में लोकसभा और राज्य विधानसभा का जो टेन्योर कार्यकाल जो होता है वो कितने समय तक बढ़ता है, उस सभी के बारे में हम चर्चा कर चुके थे। साथ ही आपातकाल यानी इमरजेंसी के क्या क्या इफेक्ट हमारे देश पर पड़ते हैं, मूल अधिकारों पर क्या प्रभाव पड़ता है, उसकी भी हम चर्चा कर चुके हैं। ठीक है, आज जो चर्चा करेंगे फ्रेंड्स, दूसरा इमरजेंसी प्रोविजन जो कि राष्ट्रपति शासन से संबंधित आर्टिकल 356 आर्टिकल 365 की आज हम चर्चा करने वाले हैं। किसकी चर्चा करेंगे? आर्टिकल 356 और आर्टिकल 365 की आज हम चर्चा करेंगे, जो कि राष्ट्रपति शासन से संबंधित है। क्लियर? तो साथियों, पिछली वीडियो अगर आपने नहीं देखी है राष्ट्रीय आपातकाल की तो जरूर से आप उसको देख लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट लेसन है, तो जरूर से आप उसको देखना। क्लियर? और साथियों, अभी तक भी आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जरूर से चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, साथ ही घंटी का जो बटन है उसके ऑल पर क्लिक कर लें, ताकि मैं जैसे ही वीडियो डालूँ तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। क्लियर? वीडियो आज की पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों मित्रों उसको शेयर करना, ताकि सभी लोगों तक ये वीडियो पहुँचे। क्लियर? तो साथियों, चर्चा अब हम स्टार्ट करते हैं और देखो क्या बात कही जाती है राष्ट्रपति शासन के बारे में। कहते हैं राष्ट्रपति शासन, पता होगा आपको, आर्टिकल 356 के माध्यम से और आर्टिकल 365 के माध्यम से लगाया जाता है। इसमें क्या कहते हैं? आरोपण का आधार, यानी पहले हम चर्चा करेंगे कि क्या बेस, क्या आधार है जिसके आधार पर आप किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा सकते हो, यानी ठोस कारण आपको देना पड़ेगा। उस कारण की आज हम चर्चा करेंगे, यानी उस बेस, उस आधार की चर्चा करेंगे कि इस आधार पर आपने अमुक राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया है। क्लियर? क्या कहता है देखो, सुनेगा। कहते हैं कि केंद्र अनुच्छेद 356 के अंतर्गत राज्य में संविधान तंत्र के विफल हो जाने पर राज्य सरकार को अपने नियंत्रण में ले सकता है। यह सामान्य रूप से राष्ट्रपति शासन के रूप में जाना जाता है, जिसे राज्य आपात या संवैधानिक आपातकाल भी हम कहते हैं। ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। कहीं पे एग्जाम में अगर राष्ट्रपति शासन न देकर के राज्य आपात शब्द का या संवैधानिक आपातकाल का अगर यूज किया जाता है तो इसका सीधा सा संबंध होगा राष्ट्रपति शासन से। ठीक है, पहली इंपॉर्टेंट बात माननीय आपको बताई। इसमें कहते हैं कि आर्टिकल 356 के माध्यम से हम कब राष्ट्रपति शासन किसी राज्य में लगाएंगे, तो कह रहा है कि राज्य में संविधान तंत्र का अगर विफल हो जाए, संविधान तंत्र का मतलब राज्य में संविधान के प्रावधानों के अनुसार अगर सरकार ना बन पाए, सरकार न चल सके, तो उस परिस्थिति में उसको हम कहते हैं संविधान तंत्र का विफल हो जाना। यानी कोई भी पार्टी को इतना बहुमत नहीं मिल पाया कि वो सरकार बना सके, उस परिस्थिति में संविधान तंत्र के विफल हो जाने पर राज्य सरकार को अपने नियंत्रण में ले लेता है केंद्र की सरकार, और उस पर जो है राष्ट्रपति शासन हम लगा देते हैं, जिसको हम राष्ट्रपति शासन या राज्य आपात या संवैधानिक आपातकाल भी हम उसको कह रहे हैं। क्लियर? क्या कहते हैं नेक्स्ट? कहते हैं कि राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356 के अंतर्गत दो आधारों पर घोषित किया जा सकता है। कैसे कैसे? एक तो अनुच्छेद 356 में ही उल्लिखित है और दूसरा अनुच्छेद 365 में। यानी मित्रों, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ज़्यादातर लोगों को पता नहीं होगा। आर्टिकल 356 के माध्यम से तो राष्ट्रपति शासन हम लगाते ही हैं, लेकिन मित्रों आर्टिकल 365 के माध्यम से भी जस्ट इनको रिवर्स कर दीजिएगा, आर्टिकल 365 बन जाएगा। ठीक है, तो आर्टिकल 365 के माध्यम से भी हम राष्ट्रपति शासन लगाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट ये बात है, दोनों में अलग अलग बातें कही गई है, उसी की चर्चा करते हैं। पहले चर्चा हम करते हैं फ्रेंड्स आर्टिकल 356 की, कि 356 के आधार पर अगर मैं राष्ट्रपति शासन लगाना हो तो कैसे हम लगाएंगे। कहते हैं आर्टिकल 356 राष्ट्रपति को घोषणा जारी करने का अधिकार देता है यदि वह आश्वस्त है कि वह स्थिति आ गई है कि राज्य सरकार संविधान के प्रावधानों के अनुरूप नहीं चल सकती। राष्ट्रपति राज्य के राज्यपाल की रिपोर्ट के आधार पर या दूसरे ढंग से, यानी राज्यपाल के विवरण के बिना भी प्रतिक्रिया कर सकता है। यानी आर्टिकल 356 देखो क्या कह रहा है, ये कहना चाहता है कि राष्ट्रपति को हमने ये पावर दी है क्या, कि वो अगर मान लीजिए उसको ये लग रहा है, यानी वो ये आश्वस्त, वो ये श्योरिटी से, यानी वह ये इस तरह से श्योर है कि ऐसी स्थिति बन गई है कि राज्य की सरकार जो है, जिस भी राज्य की सरकार है, वो संविधान के प्रावधान जो है, जितने भी संविधान के प्रोविजंस है, यानी संविधान के अनुसार वो नहीं चल रही है,
संविधान के अनुसार वो नहीं चल सकती, तो उस परिस्थिति में राष्ट्रपति क्या करेंगे, उस राज्य के राज्यपाल की, यानी राज्यपाल ने उस राज्य के राज्यपाल जो है उसने रिपोर्ट की, या बिना रिपोर्ट के आधार पर भी अपने श्योरिटी के आधार पर भी वो उस राज्य में उस राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने की घोषणा वो कर सकते हैं। कौन? इंडिया के प्रेसिडेंट। ठीक है, प्रेसिडेंट को हमने ये पावर दी है कि वो राज्य में राष्ट्रपति शासन, प्रेसिडेंट रूल लगा सकते हैं। क्लियर? ये बात पहली हमने चर्चा की आर्टिकल 356, और दूसरा कहता है कि अनुच्छेद 356 के अनुसार यदि कोई राज्य केंद्र द्वारा दिए गए निर्देशों, फ्रेंड्स यहाँ पे 356 नहीं है, यहाँ पे 365 है, टाइपिंग मिस्टेक होगी, यहाँ पे 365 है। ठीक है, अनुच्छेद 365 के अनुसार यदि कोई राज्य केंद्र द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन करने या उसे प्रभावित करने में असफल होता है, तो यह राष्ट्रपति के लिए विधि संगत होगा कि वह उस स्थिति को संभाले जिसमें अब राज्य सरकार संविधान की प्रबंध व्यवस्था के अनुरूप नहीं चल सकती। यानी आर्टिकल 365 में हमने क्या कहा? आर्टिकल 365 में हमने ये बात कही है कि मान लीजिए केंद्र की सरकार है, ठीक है, केंद्र की सरकार ने कोई भी निर्देश राज्य की सरकार को दिया है और उस राज्य की सरकार ने उस निर्देश को मानने से मना कर दिया। ठीक है, यानी इंस्ट्रक्शंस को राज्य की सरकार ने मानने से मना कर दिया, तो उस परिस्थिति में केंद्र की सरकार आर्टिकल 365 का उपयोग करेगी और उसके माध्यम से राष्ट्रपति शासन उस राज्य में लगाने के लिए कहेगी। क्लियर? कह रहा है कि राष्ट्रपति उस स्थिति को संभालेंगे और संविधान की प्रबंध व्यवस्था के अनुरूप वो सरकार वहाँ की नहीं चल रही है, इस कारण से वहाँ पे राष्ट्रपति शासन हमें आर्टिकल 365 के माध्यम से लगाते हैं। क्लियर? तो फ्रेंड्स, दोनों आर्टिकल्स की मैंने आपके साथ चर्चा की, आर्टिकल 356 और आर्टिकल 365। अब चर्चा कर रहे हैं फ्रेंड्स कि प्रोसेस हम जान रहे हैं। जैसे हमने राष्ट्रीय आपातकाल नेशनल इमरजेंसी के बारे में जाना था कि कैसे हम राष्ट्रीय आपातकाल को लगाते हैं। 1 माह के अंदर अंदर हमें संसद के दोनों सदनों से उसको अनुमोदन करवाना पड़ता है। किसको? राष्ट्रीय आपातकाल को। लेकिन यहाँ पे सिचुएशन अलग आएगी मित्रों। चर्चा करते हैं संसदीय अनुमोदन और समयावधि की। क्या कहता है? कहते हैं कि राष्ट्रपति शासन के प्रभाव की घोषणा जारी होने के 2 माह के भीतर इसका संसद के दोनों सदनों के द्वारा अनुमोदन हो जाना चाहिए। राष्ट्रीय आपातकाल कितने समय में अनुमोदन होता है? 1 माह में, क्योंकि मैंने वहाँ पे डिटेल से आपको बताया था कि नेशनल इमरजेंसी यानी राष्ट्रीय आपातकाल क्या है? एक क्रिटिकल सिचुएशन है, इमरजेंसी की स्थिति है। तो उस इमरजेंसी की स्थिति से जल्दी हमें निपटना है, इस कारण से हमने समयावधि को वहाँ कम कर दिया था 44वें संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से। क्लियर? तो यहाँ पे हमने क्या किया? हम 2 माह में, क्योंकि राष्ट्रपति शासन तो सरकारें यानी अधिकतर जितना भी राष्ट्रपति शासन जिस भी राज्य में अभी तक लगाया गया है, ज़्यादातर मामलों में राजनीतिक लाभ के लिए लगाया गया है। ठीक है, तो उस परिस्थिति में 2 माह के भीतर हमें उसको अनुमोदन करवाना पड़ता है संसद के दोनों सदनों से। ठीक है, ये कोई एक ऐसी यानी इमरजेंसी की जैसी क्रिटिकल सिचुएशन नहीं है, इस कारण से यहाँ पे 2 माह का समय हमने दे रखा है। यदि राष्ट्रपति शासन का घोषणा पत्र लोकसभा के विघटित होने के समय जारी होता है या लोकसभा 2 माह के भीतर बिना घोषणा पत्र को स्वीकृत किए हुए विघटित हो जाती है, तब घोषणा पत्र लोकसभा की पहली बैठक से 30 दिन तक बना रहता है, बशर्ते राज्यसभा ने इसे निश्चित समय में स्वीकृत कर दिया हो। यानी सेम बात जो राष्ट्रीय आपातकाल में आ रही थी कि अगर मान लीजिए हमने राष्ट्रीय आपातकाल, हमने क्या कहा था उसमें? हमने ये कहा था कि राष्ट्रीय आपातकाल मान लीजिए राष्ट्रीय आपातकाल की हमने घोषणा कर दी। ठीक है, हमने अनाउंसमेंट कर दी और उस समय मान लीजिए लोकसभा विघटित हो गई। ठीक है, तो नई लोकसभा जब गठित होगी ना, तो नई लोकसभा की पहली बैठक से आने वाले 30 दिनों के अंदर अंदर हमने उसको अनुमोदन करवाना पड़ता है। किसको? इमरजेंसी को। ठीक है, ये प्रावधान हमने चर्चा की थी कहाँ? नेशनल इमरजेंसी राष्ट्रीय आपातकाल में। वही सेम प्रावधान यहाँ पे भी आ रहा है कि राष्ट्रपति शासन की हमने घोषणा अनाउंसमेंट तो कर दी, लेकिन उसी समय क्या हुआ? लोकसभा जो हम 2 माह के भीतर हम उसको अनुमोदन करवाते लोकसभा और राज्यसभा से, तो राज्यसभा तो आपको पता है विघटित नहीं होती। ठीक है, हर दूसरे साल 1/3 जो सदस्य होते हैं वो सेवानिवृत्त होते हैं। तो इस कारण से अगर देखा जाए तो राज्यसभा का कार्यकाल 6 साल का होता है। डिटेल से हम संसद के टॉपिक में चर्चा भी करेंगे। ठीक है, लेकिन यानी राज्यसभा ने तो उसका अनुमोदन कर दिया क्योंकि वो विघटित नहीं होती, लेकिन उसी समय लोकसभा विघटित हो गई। 2 माह का समय था, 2 माह के समय से पहले ही, यानी बिना उसके अनुमोदन के पहले ही लोकसभा विघटित हो गई। तो फिर हम उसको राष्ट्रपति शासन का जो घोषणा पत्र है उसको हम कैसे अनुमोदन करवाएंगे? नई लोकसभा गठित होगी और नई लोकसभा के गठित होने से आने वाली प्रथम बैठक
नई लोकसभा गठित हुई, उसने फर्स्ट बैठक की, फर्स्ट सिटिंग की, और फर्स्ट सिटिंग से आने वाले 2 माह के भीतर भीतर, ठीक है, यानी फर्स्ट सिटिंग उसने की और आने वाले फर्स्ट सिटिंग से लोकसभा की पहली बैठक से 30 दिनों तक, यानी आने वाली जो 30 दिन है उस 30 दिनों तक वो घोषणा पत्र प्रभावी रहेगा। उस 30 दिनों के अंदर अंदर हमें उसको लोकसभा से अनुमोदन करवाना पड़ेगा। क्लियर? तो साथियों, ये हमने चर्चा की संसदीय अनुमोदन और समयावधि की। नेक्स्ट चर्चा करते हैं फ्रेंड्स। तो आगे देखो क्या बात कही जाती है। कह रहे हैं यदि दोनों सदनों द्वारा स्वीकृत हो तो राष्ट्रपति शासन 6 माह तक चलता है। कितने माह तक चलता है? बहुत इंपॉर्टेंट है। डायरेक्टली मित्रों फैक्चुअल एग्जाम में, यानी डायरेक्टली यहाँ पे फैक्चुअल क्वेश्चन बनता है एग्जाम में कि राष्ट्रपति शासन की अवधि सामान्यतः कितनी वर्ष होती है? ध्यान रखना 6 माह तक होती है। और 6 माह करते करते, यानी 6 माह करते करते हम इसको अधिकतम 3 साल तक चला सकते हैं। क्लियर? इसे अधिकतम 3 वर्ष की अवधि के लिए संसद की प्रत्येक 6 माह की स्वीकृति से बढ़ाया जा सकता है। वही बात, 6 माह जैसे ही पूरे हुए फिर हमें 6 माह तक अगर हमें बढ़ाना है तो संसद की हमें परमिशन यानी स्वीकृति हमें लेनी पड़ेगी। हालांकि यदि 6 माह की अवधि में यदि लोकसभा राष्ट्रपति शासन को जारी रखने के प्रस्ताव को मंजूर किए बिना विघटित हो जाती है तो घोषणा लोकसभा के पुनर्गठन के बाद इसकी प्रथम बैठक के 30 दिनों तक लागू रहेगी, परंतु इस अवधि में राज्यसभा द्वारा इसे मंजूरी देना आवश्यक है। वही बात मित्रों, सेम बात आ रही है जो हम चर्चा कर रहे थे कि राष्ट्रपति शासन हम लगाएंगे। जैसे लोकसभा विघटित हो गई और नई लोकसभा जब गठित होगी तो नई लोकसभा की प्रथम बैठक होगी। उस प्रथम बैठक से आने वाले 30 दिनों तक उसका समय रहेगा। उस 30 दिनों के अंदर अंदर लोकसभा को उस घोषणा को अनुमोदन देना पड़ेगा। ठीक है, तो ये बात हमने चर्चा की राष्ट्रपति शासन का अनुमोदन की। नेक्स्ट अब चर्चा करते हैं। कहता है कि राष्ट्रपति शासन की घोषणा को मंजूरी देने वाला प्रत्येक प्रस्ताव किसी भी सदन के द्वारा किसने एक सिंपल मेजोरिटी यानी सामान्य बहुमत द्वारा पारित किया जा सकता है। अर्थात सदन में उपस्थित सदस्यों की यानी सदन में सदस्यों की उपस्थिति व मतदान का बहुमत, यानी मान लीजिए सदन में 400 सदस्य उस दिन उपस्थित हैं लोकसभा में, तो 400 में से सामान्य बहुमत कितना चाहिएगा हमें? 201, 50% + 1 इतना बहुमत हमें मिल जाएगा तो राष्ट्रपति शासन का हमें अनुमोदन मिल जाएगा। ठीक है, और राष्ट्रीय आपातकाल में हम कौन से बहुमत का यूज कर रहे थे? वहाँ हम यूज कर रहे थे मित्रों स्पेशल मेजोरिटी यानी विशेष बहुमत। और विशेष बहुमत का मतलब आपको पता होगा 2/3 बहुमत हमें वहाँ पे चाहिए था। क्लियर? तो ये बात बहुत इंपॉर्टेंट जो मैंने आपको चर्चा की। कंपैरिजन भी हम चर्चा करते चल रहे हैं साथ ही राष्ट्रीय आपातकाल की राष्ट्रपति शासन से। नेक्स्ट कहते हैं कि 44वें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1978 के अनुसार 1 वर्ष के पश्चात अगर राष्ट्रपति शासन को 6 माह के लिए केवल तब बढ़ाया जा सकता है तब जब 2 परिस्थितियां पूरी हो। यानी हम कह रहे हैं कि राष्ट्रपति शासन को हम 6 माह चलाएंगे, ठीक है, फिर से हम 6 माह चलाएंगे, ठीक है, लेकिन मित्रों 2 बार के बाद अगर हमें प्रेसिडेंट रूल राष्ट्रपति शासन को हमें बढ़ाना है और हमें लगाना है तो हमें 2 परिस्थितियां देखनी पड़ेगी। अगर वो 2 परिस्थितियां पूरी नहीं हो रही है तब ही जाकर के हम उस राज्य में राष्ट्रपति शासन को आगे बढ़ा सकते हैं। अगर वो पूरी होती है यानी अगर वो पूरी नहीं होती है तो फिर हम उस राष्ट्रपति शासन को वहाँ पे लगाए रखेंगे। ठीक है, तो क्या परिस्थितियाँ हैं? देखो कहते हैं कि यदि पूरे भारत में अथवा पूरे राज्य या किसी भाग में राष्ट्रीय आपात की घोषणा की गई हो और दूसरा चुनाव आयोग यानी इलेक्शन कमीशन यह प्रमाणित करे कि संबंधित राज्य में विधानसभा के चुनाव के लिए कठिनाइयाँ उपस्थित है। यानी पहला ये कह रहा है कि मान लीजिए पूरे भारत में या उस राज्य में राष्ट्रीय आपातकाल लगा हुआ है तो उस परिस्थिति में हम 1 साल के बाद 1 साल के बाद राष्ट्रपति शासन को हम पुनः बढ़ा देंगे। और अगर चुनाव आयोग यह कह देते कि इस राज्य में अभी चुनाव करवाने में हम सक्षम नहीं हैं, वहाँ पे कुछ डिफ़िकल्टी जहाँ का हमें सामना करना पड़ सकता है, कठिनाइयाँ वहाँ हैं, यानी ये 2 परिस्थितियाँ राष्ट्रीय आपातकाल लगा हुआ हो या और चुनाव आयोग चुनाव करवाने में सक्षम न हो, तो इन दोनों परिस्थितियों में हम उस राज्य में राष्ट्रपति शासन को आगे पुनः बढ़ा सकते हैं 1 साल के बाद भी। क्लियर? नेक्स्ट कहते हैं कि राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रपति शासन की घोषणा को किसी भी समय परवर्ती घोषणा द्वारा वापस लिया जा सकता है। ऐसी घोषणा के लिए संसद की अनुमति आवश्यक नहीं होती। यानी मित्रों
ये कहना चाह रहा है कि हमें उस राज्य में राष्ट्रपति शासन को हटाना है तो राष्ट्रपति आएंगे, एक घोषणा करेंगे कि इस राज्य में राष्ट्रपति शासन को हटाया जाता है और इस प्रकार से उस राज्य में राष्ट्रपति शासन की समाप्ति हो जाती है। क्लियर। उसी प्रकार से राष्ट्रीय आपातकाल को भी हम हटा रहे थे। और वहाँ तो हमने एक तरीका और बताया था कि लोकसभा की सदस्य संख्या का कुल 1/10 सदस्य अगर लोकसभा के अध्यक्ष को, या उस समय लोकसभा नहीं चल रही हो तो राष्ट्रपति को अगर लिखित में कहें तो 14 दिन के अंदर अंदर हम बैठक उसकी बुला सकते थे राष्ट्रीय आपातकाल को घोषणा समाप्त करने के लिए। ठीक है, तो ये प्रावधान राष्ट्रीय आपातकाल में था और राष्ट्रपति शासन में भी वही प्रावधान है। क्लियर। अब चर्चा फ्रेंड्स कर रहे हैं कि अगर किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लग जाता है तो वहाँ पे इसके क्या रिजल्ट्स, क्या परिणाम हमें देखने को पड़ते हैं, उस राज्य में क्या प्रभाव पड़ता है देश के लोगों के अधिकारों पर, ठीक है, लोगों के जनजीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है उसकी चर्चा करते हैं। कहते हैं कि जब किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू हो तो राष्ट्रपति को निम्न असाधारण शक्तियाँ प्राप्त हो जाती है। कौन कौन सी? कह रहा है कि वह राज्य सरकार के कार्य अपने हाथ में ले लेता है और उसे राज्यपाल और अन्य कार्यकारी अधिकारियों की शक्ति प्राप्त हो जाती है। पहली इंपॉर्टेंट बात, किसी भी राज्य में अगर राष्ट्रपति शासन हमने लगा दिया तो उस राज्य सरकार के जितने भी काम होंगे सारे काम राष्ट्रपति के अंडर में आ जाएंगे। क्लियर। राष्ट्रपति को शक्तियाँ प्राप्त हो जाती हैं, पहली बात हमने कही। दूसरी कहता है कि यह घोषणा कर सकता है कि संसद राज्य विधायिका की शक्तियों का प्रयोग करेगी, यानी राष्ट्रपति ये घोषणामा कर देंगे कि इस राज्य की जो भी विधायिका है, जो यानी अगर उस राज्य में विधानसभा और विधानमंडल दोनों हैं तो दोनों की शक्तियों का, दोनों की पावर्स का उपयोग कौन करेगी? इंडिया की पार्लियामेंट करेगी। क्लियर। तीसरी शक्ति राष्ट्रपति के पास जो आती है वो कहता है कि वह वे सभी आवश्यक कदम उठा सकता है जिसमें राज्य के किसी भी निकाय या प्राधिकरण से संबंधित संवैधानिक प्रावधानों को निलंबित करना शामिल है। यानी राष्ट्रपति क्या क्या कदम, क्या क्या स्टेप वो ले सकता है कि राज्य के किसी भी निकाय या प्राधिकरण से संबंधित जितने भी संवैधानिक प्रोविजंस है उसको भी वो निलंबन, यानी राज्य में मान लीजिए कोई भी बॉडी बनी हुई है, कोई भी अथॉरिटीज बनी हुई है तो उससे संबंधित जितने भी कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस हैं, संविधान में जितने भी उससे संबंधित प्रावधान हमने किए हुए हैं तो वो उस समय उनका निलंबन यानी उनकी समाप्ति कुछ समय के लिए वो कर सकता है। क्लियर। नेक्स्ट कहता है कि अतः जब राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू हो तो राष्ट्रपति मुख्यमंत्री के नेतृत्व वाली मंत्री परिषद को भंग कर देता है। राज्य का राज्यपाल राष्ट्रपति के नाम पर राज्य सचिव की सहायता से अथवा राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किसी सलाहकार की सहायता से राज्य का प्रशासन चलाता है। यही कारण है कि अनुच्छेद 356 के अंतर्गत की गई घोषणा को राज्य में राष्ट्रपति शासन कहा जाता है। इसके अतिरिक्त राष्ट्रपति राज्य विधानसभा को विघटित अथवा निलंबित कर सकता है। संसद राज्य के विधेयक और बजट प्रस्ताव को पारित करती है। बहुत इंपॉर्टेंट बात, यानी प्रत्येक लाइन में यहाँ पे क्वेश्चन बनने की पूरी संभावना है। देखो क्या कहता है, ये कहना चाहता है, पहली इंपॉर्टेंट बात कहता है कि जब भी राज्य में राष्ट्रपति शासन प्रेसिडेंट रूल हम लगा देंगे तो हमारे प्रेसिडेंट क्या करेंगे, उस राज्य में जो भी सरकार बनी हुई है मुख्यमंत्री के नेतृत्व वाली, उसे पूरी मंत्रिपरिषद को यानी उस पूरी मिनिस्ट्री काउंसिल जो है उसको वो भंग कर देंगे। ठीक है। दूसरी, राज्य का राज्यपाल जो होगा वो शासन करेगा किसके नाम पर? राष्ट्रपति के नाम पर। किसकी सहायता से? राज्य सचिव की सहायता से। यानी उस राज्य में राज्यपाल और उस राज्य में राज्य का जो सचिव है, चीफ जो सेक्रेटरी है, ठीक है, राज्य का सचिव, उसकी सहायता से वहाँ शासन चलाया जाएगा। या फिर राष्ट्रपति किसी व्यक्ति को नियुक्त कर देंगे जो सलाहकार होगा, उसकी सहायता से वहाँ राज्य में शासन चलेगा। ठीक है। इसी कारण से यानी राष्ट्रपति वहाँ किसी व्यक्ति को सलाहकार के रूप में नियुक्त कर रहे हैं, इस कारण से हम उसको उस राज्य में क्या कहते हैं, उस राज्य में उसको राष्ट्रपति शासन कहते हैं। क्लियर। तो ये बात भी मैंने आपको बताई कि आखिर क्यों राष्ट्रपति शासन हम उसको कहते हैं। और आगे कहता है कि राष्ट्रपति के पास ये पावर हो जाती है कि वो राज्य की जो विधानसभा है उसको वो विघटित कर देगा, निलंबन भी वो कर देगा। और संसद क्या करेगी फिर वहाँ पे राज्य के जितने भी बिल होंगे और राज्य में जो भी बजट हम लेकर के आएंगे, बजट का जो प्रस्ताव है, बजट जो हम पारित करेंगे वो कौन करेगा? पार्लियामेंट यानी संसद के पास वो शक्ति ट्रांसफर हो जाएगी। क्लियर। तो साथियों, आई होप कि ये बात आपको अच्छी प्रकार से समझ आ रही है। नेक्स्ट मित्रों, अगर मित्रों वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों मित्रों इसको शेयर करना है। चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, जरूर से मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मित्रों मैंने आपको बताया था कि कंप्लीट भारत की राज्यव्यवस्था इंडियन पॉलिटी जो है एम लक्ष्मीकांत की जो बुक है वो हम कंप्लीट करने वाले हैं। और इस बुक में पूरी इंडियन पॉलिटी समाहित की हुई है। कोई भी एग्जाम आप ले लो, सिंगल क्वेश्चन भी इस बुक से बाहर नहीं आता। तो डिटेल से इसी बुक की हम पूरी चर्चा कर रहे हैं। क्लियर।
नेक्स्ट देखो क्या कहता है कि जब कोई राज्य विधानसभा इस प्रकार विघटित अथवा निलंबित हो, किस प्रकार राष्ट्रपति शासन अगर उसमें राज्य में लग जाता है और राष्ट्रपति शासन उस राज्य में लगने के बाद अगर उस राज्य में विधानसभा विघटित हो जाती है तो क्या परिणाम हमें देखने को मिलते हैं, उसी की यहाँ पे चर्चा कर रहे हैं। कहते हैं कि संसद राज्य के लिए विधि बनाने की शक्ति राष्ट्रपति अथवा उनके द्वारा उल्लिखित किसी अन्य अधिकारी को दे सकती है। पहली बात, संसद मित्रों उस राज्य में कानून बनाना है हमें, तो या तो वो राष्ट्रपति को या अन्य किसी व्यक्ति को, किसी अधिकारी को वो उस राज्य में कानून बनाने की शक्ति वो दे सकती है। पहली बात तो ये। दूसरी कि जब लोकसभा का सत्र अगर नहीं चला हो तो राष्ट्रपति संसद की अनुमति के लिए लंबित पड़े राज्य की संचित निधि के प्रयोग को प्राधिकृत कर सकता है। यानी मान लीजिए राज्य की संचित निधि में जो पैसा है और उसका प्रयोग राष्ट्रपति को करना है, तो उसको राष्ट्रपति को क्या करने का पड़ेगा, पहले लोकसभा से अनुमति लेनी पड़ती है, लेकिन लोकसभा का मान लीजिए सत्र ही नहीं चल रहा है तो फिर वो संसद की अनुमति के लिए लंबित पड़े राज्य की संचित निधि के प्रयोग को वो प्राधिकृत कर लेगा। क्लियर। दूसरा ये शक्ति हमने दी। तीसरी, जब संसद का सत्रावसान हो तो राष्ट्रपति राज्य के लिए अध्यादेश जारी कर सकता है। यानी संसद मान लीजिए उस समय सत्र में नहीं है, सत्रावसान है, तो राष्ट्रपति उस राज्य में ऑर्डिनेंस भी पास कर सकता है क्योंकि वहाँ पे राष्ट्रपति शासन लगा हुआ है, तो सारी शक्तियाँ राष्ट्रपति के पास आ चुकी है। नेक्स्ट क्या कहते हैं, कहते हैं राष्ट्रपति द्वारा अथवा संसद अथवा अन्य किसी विशेष प्राधिकारी द्वारा बनाया गया कानून राष्ट्रपति शासन के पश्चात भी प्रभाव में रहेगा, अर्थात राष्ट्रपति शासन की घोषणा की समाप्ति पर ऐसा कानून अप्रभावी नहीं होगा। यानी वही बात जो हमने राष्ट्रीय आपातकाल में कही थी कि राष्ट्रीय आपातकाल में कोई कानून किसी राज्य में अगर बना दिया जाता है तो राष्ट्रीय आपातकाल की समाप्ति के 6 माह बाद तक भी वो कानून लागू रहता है उस राज्य में। उसी प्रकार से अगर किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन के दौरान राष्ट्रपति ने कोई अध्यादेश पास कर दिया, कोई कानून उसने बना दिया, तो राष्ट्रपति शासन मान लीजिए समाप्त करने के बाद भी वो कानून जो होगा वो लागू रहेगा, यानी अप्रभावी नहीं होगा वो कानून। क्लियर साथियों, आई होप कि ये बात आपको अच्छी प्रकार से समझ आई। अब ध्यान रखना, नेक्स्ट कहता है कि ध्यान देने योग्य बात यह है कि राष्ट्रपति को संबंधित उच्च न्यायालय की शक्तियां प्राप्त नहीं होती अथवा उनसे संबंधित संवैधानिक प्रावधानों को निलंबित वो नहीं कर सकता, क्योंकि क्या कर रहा है, कहना चाहता है कि उस राज्य की जो हाईकोर्ट की जो शक्तियां हैं ना वो हाईकोर्ट के पास ही रहेगी। यानी न्यायपालिका स्वतंत्र है, न्यायपालिका की शक्तियों को कोई छीन नहीं सकता। इस कारण से न्यायपालिका की शक्तियां जो है वो राष्ट्रपति को ट्रांसफर नहीं होती। न्यायपालिका हाईकोर्ट की जो शक्तियां हैं हाईकोर्ट के पास ही रहती है। क्लियर। तो साथियों ये हमने चर्चा की कि राष्ट्रपति शासन कैसे लगाया जा सकता है, कितनी समयावधि होती है, ठीक है, कैसे उसकी समाप्ति होती है, क्या क्या उसके रिजल्ट हमें देखने को मिलते हैं, उसकी हमने चर्चा की। अब हम चर्चा करेंगे न्यायिक समीक्षा की संभावना के बारे में, यानी जुडिशियल रिव्यू, यानी क्या भारत की न्यायपालिका हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जो हमने उस राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया है क्या उसकी वैधता की जांच कर सकती है कि क्या ये सही तरीके से राष्ट्रपति शासन लगाया गया है या नहीं। तो उसी के बारे में देखो क्या कहता है, कहता है कि 1975 के 38वें संविधान संशोधन अधिनियम में यह प्रोविजन था कि आर्टिकल 356 के प्रयोग में राष्ट्रपति को संतुष्ट किया जाएगा तथा इसे किसी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। लेकिन 1978 के 44वें संविधान संशोधन से इस प्रावधान को हमने समाप्त कर दिया कि राष्ट्रपति की संतुष्टि न्यायिक समीक्षा से परे नहीं है। यानी सिंपल सी तरीके से समझाऊं तो ये कहना चाहता है कि 38वां संविधान संशोधन अधिनियम 1975 जो कि इंदिरा गांधी के शासनकाल में हमने लाया, उस समय मित्रों इस शासनकाल में कांग्रेस की सरकार ने यह प्रावधान कर दिया कि अगर हम किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाएंगे ना तो न्यायपालिका जो होगी उस राष्ट्रपति शासन की उस राज्य में हमने लगाया है उसकी जांच वो नहीं कर सकती। ठीक है। लेकिन जैसे ही फिर सरकार बदली तो उस सरकार ने 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978 लाया और उसके माध्यम से इस प्रावधान को ही समाप्त कर दिया और उसने ये कह दिया कि राष्ट्रपति शासन उस राज्य में लगाएंगे उसकी हम समाप्ति यानी उसकी हम जांच कर सकते हैं कि क्या वास्तव में कहीं राजनीतिक तुष्टीकरण को लेकर के तो कहीं ये राष्ट्रपति शासन लगाया गया नहीं है, क्या राजनीतिक लाभ के लिए लगाया गया है, तो इस सभी की वो जांच न्यायपालिका वहाँ कर सकती है। यानी न्यायिक समीक्षा यानी जुडिशियल रिव्यू उसका हमारी जुडिशरी कर सकती है। अगर वो गलत है तो उसको वो डिसीजन भी दे सकती है। क्लियर। तो साथियों ये बात मैंने आपको बताई डिटेल से कि आखिर राष्ट्रपति शासन क्या होता है, डिटेल से क्या प्रावधान की हमने चर्चा की। आई होप कि ये बात आपको अच्छी प्रकार से समझ आई है। ठीक है साथियों, अब हम चर्चा करते हैं। तो साथियों चर्चा अब करते हैं राष्ट्रीय आपातकाल एवं राष्ट्रपति शासन में तुलना की। आखिर राष्ट्रीय आपातकाल यानी नेशनल इमरजेंसी और राष्ट्रपति शासन प्रेसिडेंट रूल में क्या क्या डिफरेंस होता है, डिटेल से अब हम इसकी चर्चा करने जा रहे हैं।
तो देखो क्या कहता है, बहुत इंपॉर्टेंट है मित्रों। अगर इस टेबल को आपने याद कर लिया तो बहुत से क्वेश्चन आपके इजीली सॉल्व हो जाएंगे। देखो क्या कहता है, एक एक करते चर्चा करते चलेंगे। कहता है राष्ट्रीय आपातकाल यहाँ आर्टिकल 352 है और यहाँ आर्टिकल 356 है। पहली बात यह केवल तब उद्घोषित की जाती है जब भारत अथवा उसके किसी भाग की सुरक्षा पर युद्ध, बाह्य आक्रमण अथवा सशस्त्र विद्रोह का खतरा हो। बहुत इंपॉर्टेंट जो बात मैंने आपको नेशनल इमरजेंसी राष्ट्रीय आपातकाल में चर्चा कर ली थी कि अगर भारत देश पर किसी दूसरे देश ने आक्रमण कर दिए, दूसरे देश के साथ भारत का युद्ध हो जाए, या इंडिया के अंदर ही आंतरिक कोई कलह उत्पन्न हो, सशस्त्र विद्रोह उत्पन्न हो जाए, तो उस परिस्थिति में आर्टिकल 352 का उपयोग करके इंडिया में राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा की जा सकती है। लेकिन आर्टिकल 356 ये कहता है कि यह तब घोषणा की जाती है जब किसी राज्य की सरकार संविधान के प्रावधान के अनुसार कार्य नहीं कर रही हो और इनका कारण युद्ध, बाह्य आक्रमण, सैन्य विद्रोह न हो। यानी अगर राज्य की सरकार संविधान के प्रोविजंस के अनुसार, यानी संविधान के अनुसार, संविधान के नियमों के अनुसार वो काम नहीं करती है, तो उस परिस्थिति में हम राष्ट्रपति शासन उस राज्य में लगा देते हैं। इसकी बात तो आज हमने चर्चा की। नेक्स्ट कहता है कि इसकी घोषणा के बाद राज्य कार्यकारिणी व विधायिका संविधान के प्रावधानों के अंतर्गत कार्य करती है। इसका प्रभाव यह होता है कि राज्य की विधायी एवं प्रशासनिक शक्तियां केंद्र को प्राप्त हो जाती है। क्या बात कह रहे हैं कि राष्ट्रीय आपातकाल अगर हम राज्य में भारत में अगर लगा देते हैं तो राज्य की कार्यकारिणी यानी राज्य की जो विधायिका और राज्य की कार्यपालिका की जो जितनी भी शक्तियां होती है वो भी केंद्र को प्राप्त हो जाती है। ठीक है, यानी राज्य की वहाँ शक्तियाँ केंद्र को ट्रांसफर हो जाती है और राज्य और जो केंद्र जो है वो सर्वशक्तिमान हो जाता है। इसकी हमने राष्ट्रीय आपातकाल में भी चर्चा की थी। ठीक है, राष्ट्रपति शासन में क्या कहता है, इस स्थिति में राज्य कार्यपालिका बर्खास्त हो जाती है और राज्य विधायिका या तो निलंबित हो जाती है अथवा विघटित हो जाती है। ठीक है, राष्ट्रपति राज्यपाल के माध्यम से राज्य का प्रशासन चलाता है तथा संसद राज्य के लिए कानून बनाती है। संक्षेप में राज्य की कार्यकारिणी विधायी शक्तियां केंद्र को प्राप्त हो जाती है। वही बात यहाँ पे भी, शक्तियां जो होगी राज्य की वो केंद्र को प्राप्त हो जाती है। राष्ट्रपति जो होगा वो वहाँ पे राष्ट्रपति शासन लगा देते हैं, राज्यपाल के माध्यम से वहाँ प्रशासन चलाया जाता है। ठीक है, तीसरी डिफरेंस की चर्चा करते हैं। कहता है इसके अंतर्गत किस में, राष्ट्रीय आपातकाल में कह रहा है कि इसके अंतर्गत संसद राज्य विषयों पर स्वयं नियम बनाती है, अर्थात यह शक्ति किसी अन्य निकाय और प्राधिकरण को नहीं दी जाती। यानी नेशनल इमरजेंसी लग जाती है तो सारी शक्तियाँ केंद्र के पास हो जाती है। कानून अगर बनाना हो, नियम बनाना हो तो हमारी संसद बनाती है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, संसद राज्य के लिए नियम बनाने का अधिकार राष्ट्रपति अथवा उसके द्वारा नियुक्त अन्य किसी प्राधिकारी को सौंप देती है। अतः अब तक यह पद्धति रही है कि राष्ट्रपति संबंधित राज्य से संसद के लिए चुने गए सदस्यों की सलाह पर विधियां बनाता है। यह कानून राष्ट्रपति के नियम के रूप में जाने जाते हैं। क्या बात कहते हैं, ये कह रहे हैं मित्रों कि राज्य में राष्ट्रपति शासन अगर लग जाता है ना, तो वहाँ पे कानून कौन बनाता है, वहाँ पे राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त या उसके द्वारा, यानी राष्ट्रपति या फिर उसके द्वारा नियुक्त कोई भी प्राधिकारी, कोई भी जो अधिकारी होगा वो उसके माध्यम से वहाँ कानून बनाया जाता है संसद को, यानी संसद ये शक्ति दे देती है। और अभी ये आगे कहता है कि अब तक ये हमने प्रोसेस बना रखी है कि राष्ट्रपति वहाँ पे कानून कैसे बनाते हैं। वहाँ पे ऐसे कानून बनाया जाता है कि राज्य से संसद के लिए, यानी उस राज्य से, यानी मान लीजिए जिस भी राज्य में हमने राष्ट्रपति शासन लगाया है, मान लीजिए राजस्थान में हमने राष्ट्रपति शासन लगा दिया, तो राजस्थान से संसद के जो सदस्य हैं, ठीक है, लोकसभा के हों या राज्यसभा के, तो उन सदस्यों की सलाह पर, ठीक है, राजस्थान की लोकसभा सीटें और राज्यसभा सीटें में जितने भी जो सदस्य हैं उसकी सलाह पर वहाँ पे कानून बनाया जाता है उस राज्य के लिए। उसको हम राष्ट्रपति के नियम कहते हैं। क्लियर। चौथा अंतर कहता है कि राष्ट्रीय आपातकाल में क्या कहता है कि इसके लिए अधिकतम समय अवधि निश्चित नहीं है। इसे प्रत्येक 6 माह बाद संसद से अनुमति लेकर अनिश्चित काल तक हम इसको बढ़ा सकते हैं। बिल्कुल सही बात है। 6 माह करते करते हम इसको अनिश्चित काल तक, यानी जितना समय तक हम लगाना चाहें तो उतने समय तक हम नेशनल इमरजेंसी हम भारत में लगा सकते हैं। लेकिन राष्ट्रपति शासन में कहता है कि इसकी अधिकतम अवधि 3 वर्ष की होती है। इसके पश्चात इसकी समाप्ति और राज्य में सामान्य संवैधानिक तंत्र की स्थापना आवश्यक होती है। यानी अधिकतम 3 वर्ष तक हम राष्ट्रपति शासन को किसी राज्य में लगा सकते हैं। 3 साल के बाद तो हमें वहाँ पे सामान्य चुनाव करवाने पड़ेंगे, संवैधानिक तंत्र की हमें स्थापना वहाँ करनी पड़ेगी। क्लियर। नेक्स्ट चर्चा करें अंतर की बात कि राष्ट्रीय आपातकाल में कहता है सभी राज्यों तथा केंद्र के बीच संबंध परिवर्तित होते हैं। राष्ट्रपति क्या कहता है, राष्ट्रीय आपातकाल जब लग जाता है तो राज्य और केंद्र के जितने भी संबंध होते हैं, यानी केंद्र राज्य संबंध जो होते हैं, उनमें डिफरेंसेज, उनमें
हमें परिवर्तन देखने को मिलते हैं, लेकिन राष्ट्रपति शासन में क्या कहता है कि इसके तहत केवल उस राज्य जहाँ पर आपातकाल लागू हो तथा केंद्र के बीच संबंध परिवर्तित होते हैं। यानी जिस राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया गया है उस राज्य और केंद्र के बीच जितने भी संबंध है वही परिवर्तित होते हैं। क्लियर। नेक्स्ट चर्चा करें अंतर की बात। कहते हैं कि राष्ट्रीय आपातकाल इसकी घोषणा करने और इसे जारी रखने से संबंधित सभी प्रस्ताव संसद में हमें स्पेशल मेजोरिटी यानी विशेष बहुमत द्वारा पारित हमें होने चाहिए, लेकिन राष्ट्रपति शासन हमें लगाना हो तो संसद का हमें सामान्य बहुमत की आवश्यकता होती है। यानी राष्ट्रीय आपातकाल के लिए विशेष बहुमत की आवश्यकता, राष्ट्रपति शासन के लिए सामान्य बहुमत की आवश्यकता, इसकी हमने चर्चा की। नेक्स्ट चर्चा करें कि राष्ट्रीय आपातकाल यह नागरिकों के मूल अधिकारों को प्रभावित करता है, लेकिन राष्ट्रपति शासन मूल अधिकार को प्रभावित नहीं करते। क्लियर। नेक्स्ट चर्चा करें कि लोकसभा इसकी घोषणा वापस लेने के लिए प्रस्ताव पारित कर सकती है, और किसके लिए? राष्ट्रीय आपातकाल के लिए। लेकिन राष्ट्रपति शासन में कहता है कि इसमें ऐसा कोई प्रावधान नहीं है, इसे राष्ट्रपति स्वयं वापस ले सकता है। ठीक है, तो साथियों ये हमने चर्चा की आज राष्ट्रपति शासन और राष्ट्रीय आपातकाल में क्या क्या डिफरेंसेस होता है उसकी चर्चा की। आई होप कि आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा। अगर मित्रों वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में मित्रों इसको शेयर करना है, और चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है ज़रूर से मित्रों मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, साथ ही घंटी का जो बटन है उसके ऑल पर क्लिक कर लेना ताकि वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिल जाएंगे। क्लियर। तो साथियों आज का लेक्चर आपको कैसा लगा ज़रूर से आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। ठीक है, तो अब फ्रेंड्स हम मिलते हैं आने वाले लेक्चर में, जो कि हम चर्चा करेंगे वित्तीय आपातकाल की आर्टिकल 360 की नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। और नेक्स्ट वीडियो में वित्तीय आपातकाल की समाप्ति के साथ ही हमारा इमरजेंसी प्रोविजंस का जो टॉपिक है, लेसन जो है लेसन नंबर 16 आपातकालीन प्रावधान, वो हमारा लेसन कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट लेसन की हम चर्चा करेंगे जो कि राष्ट्रपति किससे संबंधित होगा? राष्ट्रपति प्रेसिडेंट से संबंधित होगा। ठीक है, तो साथियों आज का लेक्चर हम यही स्टॉप रखते हैं। अब मिलते हैं अगले लेक्चर में वित्तीय आपातकाल के साथ। तब तक के लिए फ्रेंड्स हैव ए नाइस डे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।